अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमने स्टार्ट की थी साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन साइंस, और ये थी एमसीक्यू की सीरीज़ में, एमसीक्यू की फॉर्मेट में ये सीरीज़ थी। देखो, हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा ये है पार्ट सेकंड, और इसके अलावा हमने वीडियो बना रखी है साइंस एंड टेक में, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आज का हमारा क्या मोटिव रहेगा, या ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की इसका क्या मोटिव है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके जो भी बेसिक क्वेश्चन है जो भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, हम आज उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड भी आएगा, और पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है ना। देखें इंपॉर्टेंस, तो यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। जेके पीएससी की बात करें, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। जेके एसएसबी, जेके पीएसआई, जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल जो भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे साइंस का पोर्शन को टच किया जाता है, और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आने को मिलते हैं, आपको देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें मोहब्बत बख्शें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियो को लाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे। द इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना ऑफ आइज इज। जब रेटिना पे इमेज फॉर्मड या इमेज बन जाती है तो वो कौन सी इमेज बनती है? आपके पास ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, स्ट्रेट एंड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड स्ट्रेट इमेज, या एनलार्ज्ड और रियल इमेज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इसका आंसर हमें बताएं। आपके पास 2 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो रेटिना पे इमेज बनती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब ह्यूमन आई को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो ह्यूमन आई है ये असल में एक्ट करती है एज ए कनकेव लेंस। ये किस तरह का एक्ट करती है? कनकेव लेंस। आपको पता है कनकेव लेंस कैसा होता है? विच इज़ थिक एट सेंटर एंड थिनर एट दी एज। अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे कहते हैं कॉर्निया, कहते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर हम जो ब्लैक डॉट होते हैं ह्यूमन आई में, उसे कहते हैं प्यूपल। और यहाँ से लाइट एंटर होती है, और यहाँ से जब एंटर होती है, ये जो पहला लिक्विड आता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जो आई के अंदर जो पहला लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। यहाँ से जो होता है, यहाँ पे सैलरीज मसल होते हैं, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं सैलरीज मसल कहते हैं। इनका क्या काम होता है? इनको काम होता है ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होता है उसको एडजस्ट करना, ठीक है ना। एडजस्ट करके ये इमेज यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। रेटिना पे ये इमेज को डायरेक्ट करते हैं, या जो रेज आती हैं बाहर से इनको डायरेक्ट करते हैं, और रेटिना पे इमेज बनती है। अब रेटिना पे हमारे पास 2 तरह के सेल होते हैं, ठीक है ना। 2 तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं हम रॉड, और दूसरे होते हैं कोन। अब न्यूमेरिक के साथ याद रखेंगे, जो रॉड होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं, उनको कहते हैं रॉड, रॉड से रात, ठीक है ना। और जो कून्स होते हैं वो ब्राइट सेल्स होते हैं, और ये एक्टिव होते हैं दिन को। मतलब दिन को अगर आपको जो चीज़ें दिखती हैं वो दिखती हैं कून सेल की वजह से, और रात को अगर आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं तो वो दिखती हैं रॉड सेल की वजह से। यहाँ पे जब इमेज बनती हो तो फाइनली ऑप्टिकल नर्व के जरिए इसको ब्रेन में भेजा जाता है, और वहाँ पे इसकी प्रोसेस होकर हमें पता चलता है कि सामने क्या चीज़ है। या अच्छी तरह से याद रखना। और जब ह्यूमन के अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो हमारे पास ह्यूमन के मोस्टली 3 डिफेक्ट हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की यहाँ पे बात करें, जब ये सैलरी मसल अपनी पावर लॉस कर देते हैं, मतलब अगर ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इस बंदे को प्रेसबायोपिया हो चुका है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप इसका आंसर करें। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज? ये बोलता है कि ह्यूमंस के लिए ऑडिबल रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी या ऑडिबल रेंज किस लिमिट में आती है। आपके पास ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, एंड 20,000 हर्ट्ज टू 40,000 हर्ट्ज। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। साउंड की बात करते हैं तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है मतलब ये है, लॉन्गिट्यूडनल का ये मतलब है कि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। हमारे पास एक और वेव होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती जब उसकी प्रोपोगेशन होती है। बट इन केस ऑफ साउंड हम देखते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह वॉइस को ट्रांसफर करना है। और हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये कैन नॉट, मतलब ये ट्रांसफर नहीं कर पाती या ट्रेवल नहीं कर पाती इन वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम देखें इसके बाद, आप डिटेल में यहाँ पे देखेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं। देखो, इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जिनकी अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं। ये बात याद रखना। और इनको कौन सेंस कर पाता है या इनको कौन डिटेक्ट कर पाता है? तो राइनोसिरोज इनको डिटेक्ट कर पाते हैं। वेल्स जो फिशेज होती हैं या समुद्र के अंदर जो होती हैं वेल्स, वो इसको डिटेक्ट कर पाती हैं। और एलिफेंट्स जो होते हैं इनको डिटेक्ट कर पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होते हैं। अल्ट्रासोनोकॉन्स होती हैं, ये वो वेव्स होती हैं, ये वो साउंड की वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होती हैं। हमने पढ़ा ह्यूमन डिटेक्ट करता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जब
हर्ट्ज से नीचे जो वेव्स होती हैं उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 से ऊपर जो वेव्स होती हैं उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। अब अल्ट्रासोनिक की बात करें तो उनको कौन सेंस करता है या इनको कौन डिटेक्ट करता है, तो हम देखते हैं डॉल्फिन इनको डिटेक्ट कर पाती है, बैट जो चमगादड़ होते हैं इनको डिटेक्ट कर पाते हैं, और जो रैट होते हैं वो भी इनको डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, जो ह्यूमन चिल्ड्रन होते हैं, इंसानों के जो बच्चे होते हैं, उनकी एज 5 तक अगर हम देखें, या एनिमल जो डॉग होता है वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो हम देखेंगे तो वो मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक। वो क्या करते हैं, मतलब 25,000 हर्ट्ज तक वो ये वेव को डिटेक्ट कर पाते हैं, या वेव की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाते हैं, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। चलो थर्ड के ऊपर चलते हैं, आप पढ़ें इसको अच्छी तरह से। स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव। आपको बताना है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो किस तरह से पहचानी जाती हैं। एक तो उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, बट दूसरी क्या चीज़ होती है। ऑप्शन है यूनिट, मास, डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ये बात याद रखना, स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होती, बट इसके बरक्स अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को देखें तो उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उनके पास डायरेक्शन भी होती है, मतलब बोथ उनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, इसलिए उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। मास देखें तो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड देखें तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट देखें, वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी का मतलब है कोई चीज़ मूव कर रही है ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी उसकी। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। फोर्स, अगर आप पुल करते हो या पुश करते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चीज़ जाती है, उसे बोलते हैं हम फोर्स बोलते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क जो होता है वो भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसका आंसर करें आप। इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। ये कहता है कि एक वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है, मतलब क्यों इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर फ्लो करता है। एक वुड के अंदर नहीं फ्लो करता, एक रस्सी के अंदर फ्लो नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक वायर के अंदर क्यों फ्लो करता है। इसका आंसर क्या आएगा, देख, ड्यू टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो, जो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन सर ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, उसके बाद न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और उसके बाद अगर हम एटॉमिक थ्योरी देखें तो ये दी थी डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ऑलराइट, तो आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When water is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री the volume of water, ये बता रहा है जब हम वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री तक तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। आप इसका 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर दें। आपके पास टोटल 5 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से आप नोट करके रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। ए डायोड इज ए डिवाइस दैट अलाउ ए करंट, मतलब एक डायोड एक डिवाइस होती है जो करंट को फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, या मतलब बोलता है कि वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो इन एनी डायरेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, ठीक है ना। जो डायोड होता है वो करंट को एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करवाता है, याद रखना, टू फ्लो इन ए वन डायरेक्शन, ये डायोड का काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसका आंसर करें आप। ए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट। ये बताता है अगर एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को एक कन्वेक्स मिरर के सामने छोड़ दूँ तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट वो इमेज बनेगी उसकी वो कैसी होगी, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन, आप जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो, वर्चुअल इमेज बनेगी, स्ट्रेट बनेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा उससे उसका साइज कम होगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगी और स्ट्रेट बनेगी, ये बात याद रखना। ये रियल नहीं बनेगी, अपराइट नहीं बनेगी, बल्कि ये क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट लाया, यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कुछ एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, या जिसको हम कहते हैं डायग्राम है, रे डायग्राम है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्फिनिटी है,
यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पोल है, और यहाँ पे अगर बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी, जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे इमेज बनेगी। दूसरा इमेज जो फोकस से पहले बनेगी, अगर फोकस हम एफ को यहाँ पे मानते हैं तो इमेज पहले बनी है, और दूसरा इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी स्मॉल होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकते हो और बीच में आप इमेज देख सकते हो जो थोड़ी सी छोटी है। आप इसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एनालाइज करें, यहाँ पे मैंने देखा है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। वर्चुअल इमेज बनती है और डायरेक्ट इमेज बनती है, और यहाँ पे इसका अपोजिट केस बन जाता है। इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने 2 रेज डायग्राम लाई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर लिबरेटेड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न आर कॉल्ड। देखो, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है वहाँ से कुछ ऑक्साइड्स निकलती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की, उनको हम क्या कहते हैं, मतलब या उनका नेचर कैसा होता है? क्या वह एसिडिक ऑक्साइड होती हैं, क्या वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं, या बेसिक ऑक्साइड होती हैं, या इनर्ट ऑक्साइड होती हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो वहाँ से जो ऑक्साइड निकलती है उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है वो? एसिडिक ऑक्साइड एंड नेचर होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज रेंसिडिटी? आपने आई थिंक 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा रेंसिडिटी एंड कोरूजन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रेंसिडिटी क्या होती है। इनफैक्ट आजकल ये 4th 6th 5th क्लास में आएगी, बट 10th में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। व्हाट इज रेंसिडिटी, आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा पहले। फ्रूट राइपनिंग को रेंसिडिटी कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को रेंसिडिटी कहते हैं, एसिड रेन को रेंसिडिटी कहते हैं, या ब्लीचिंग को रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ऑलराइट, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉसिल, ये क्या होता है कि रेंसिडिटी से क्या होता है कि बैड स्मेल आती है, ठीक है ना। गिव्स फ्यूल या बैड स्मेल देता है, बैड टेस्ट हो जाता है इसकी वजह से फूड का। और क्यों होता है, इससे क्या हो जाता है, अगर कोई फूड ख़राब हो जाती है या उससे स्मेल आती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले वहाँ पे क्या हो जाता है, हमें स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? देखो, यूज़ हमें क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर्स को, या हमें पैकिंग जो चीज़ करनी है उसको पैकिंग इस तरह से करनी है कि वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होना चाहिए इसके अंदर। जिस तरह आप देखोगे चिप्स जो होते हैं उसके पैकेट होते हैं वो नियर अबाउट महीनों तक चले जाते हैं, वो मतलब महीनों तक ख़राब नहीं होते। इसका एक ही रीज़न है कि उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो इनको प्रोटेक्ट करता है या इनको रेंसिडिटी से बचा के रखता है। रेफ्रिजरेटर आप यूज़ कर सकते हो किसी भी फूड को ख़राब होने से, सड़ने गलने से, या आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हो ताकि वो फूड ख़राब ना हो या वो ख़राब ना हो, उसकी बैड स्मेल ना आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आपके लिए, आप रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड। आपको बताना है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जो दी गई स्टेटमेंट है कौन में से 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है दे मूव रैंडमली, ऑप्शन है। अगर हम देखें तो गैसेस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो आपस में कंटैक्ट होते हैं, वो आपस में कंपैक्टली क्लोज्ड पैकेट होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी है देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम। बट ऐसा सॉलिड में नहीं होता, ऐसा गैसेस में होता है। जो गैसेस पार्टिकल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। और इसका मतलब है अगर 2 ऑप्शन गलत है तो तीसरा ऑप्शन डेफिनेटली ठीक होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज निग्लिजिबल, उनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो निग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होता है और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऑलराइट, आप देखते हो कोई भी सॉलिड चीज़ देखो, मतलब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को देखो उसकी डेफिनेट शेप होती है। उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टेंट बाउंड्रीज होती है, मतलब एक मार्केट बाउंड्रीज होती है। और जो उनके अंदर एनर्जी ऑफ पार्टिकल मिनिमम होती है, डेंसिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप वो प्रेस करने की कोशिश करोगे वो प्रेस नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैकेड होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो वीक नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। ऑलराइट, क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज द मोस्ट एटम्स। आपको बताना यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट दिए गए हैं, इनमें से ज्यादा एटम्स किसके पास है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्रिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्रिक एसिड, ये आपको याद रखना। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं एज कंपेयर टू अदर 3 विच आर मेंशन हियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, द सपोनिफिकेशन ऑफ ए फैट और ऑयल इज डन यूजिंग डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ हार्ड सोप फॉर हॉट सोप। तो आपको ये बताना है। पहले हम देखते हैं सपोनिफिकेशन होता क्या है। सपोनिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। इससे मतलब फैटी एसिड से एक मेटालिक सॉल्ट को बनाने को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो
मतलब किसके इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फैटी एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो हार्ड वाटर बन जाता है यहाँ पे, और फैटी एसिड जब पोटैश मिलता है तो ये सॉफ्ट वाटर बनाता है यहाँ पे। सपोनिफिकेशन याद रखना ये होता है कि मेटालिक एसिड इसे बनाया जाता है या मेटालिक साल्ट इसे बनाया जाता है फैटी ऑयल से, एसिड से, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? आपको बताना है कि एलपीजी का मेन कंपोनेंट कौन है। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। उसमें ज़्यादातर किस गैस की परसेंटेज होती है? मीथेन है, प्रोपेन है, इथेन है, ब्यूटेन है। तो आंसर ऑफकोर्स आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा, अगर प्रोपेन की बात करें तो 48% है और अगर ब्यूटेन की बात करें तो 50% है, ठीक है ना। 50% ब्यूटेन है, इसका मतलब अगर बाकी एलिमेंट होते भी हैं, चाहे मैथीन हो, चाहे इथेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी हो या प्रोपोन हो, ब्यूटेन के अलावा जो भी हो, वो 50 से लेस होंगे। मेजॉरिटी यहाँ पे किसने ऑक्यूपाई करके रखी है? ब्यूटेन ने ऑक्यूपाई करके रखी है। तो इसका मतलब है ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस। ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉय इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो आराम से इसको स्टडी करो, फिर इसका आंसर दो। इन ह्यूमंस बाइल सिक्रीशन ओकर, ये होता है कि जो बाइल ह्यूमन से सिक्रीट होता है या जो बाइल सिक्रीट होती है विच इज़ यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, वो कहाँ से सिक्रीट होती है? आपके पास ऑप्शन है इन लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है इन लीवर, ठीक है ना। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से ही सिक्रीट होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे मैंने फिगर लाई है इसके लिए, आप अच्छी तरह से यहाँ पे देखें। ये हमारे पास सबसे पहला पार्ट है, ये है टंग, ठीक है ना। यहाँ पे टंग है, या यहाँ से क्या होता है हमारे ये ब्यूकल कैविटी है। यहाँ पे हमारे पास पहले फूड की डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। यहाँ पे इंजेक्शन करता है, फूड लेता है यहाँ पे, और नीचे हम देखते हैं यहाँ पे ईसोफेगस है, और यहाँ से फूड नीचे आती है स्टमक में। स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है? हम देखते हैं तो कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली ये अन्न से बाहर आ जाती है। अब क्वेश्चन पैदा होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं या कुछ जूस होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम ना होते तो फूड को डाइजेस्ट होने में नियर अबाउट 30 ईयर्स लगते। कितना टाइम लगता? आप एक बार खाना खाते 30 साल तक वेट करते, वो डाइजेस्ट होता, उसके बाद आप दोबारा खाना खाते हैं। बट थैंकफुली हमारे अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह पेनक्रियाज से एंजाइम्स निकलता है, जिस तरह लीवर से एंजाइम्स निकलता है, या हमारे स्टमक के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फास्ट कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। इस वजह से फूड क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, फूड इजली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। देखो अब ये फाइनल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इसका आंसर हमें कहाँ पे बताएंगे? ऑफ कोर्स आपको पता है इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में। देखो आप कमेंट करते नहीं हो, इट्स वेरी बैड। आपको कमेंट करना चाहिए, आपको हमारी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी ब्यूटीफुल जानबीन के बाद आपके लिए वीडियोस लाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आपके लिए, विच प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी? आपको बताना है कि कौन से प्लांट के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी किस प्लांट के पास होती है? ऑप्शन क्या आपके पास? राइट एंड वीट, राइट एंड वीट के पास होती है क्या? दूसरा है ग्राम एंड अदर पल्सेस, ग्राम या अदर पल्सेस के पास होती है ये कैपेसिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ज्यूट एंड राइस के पास होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी। या अगर हम बात करें चौथा ऑप्शन है हमारे पास मेज एंड शुगर केन की। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर हमें बताएं, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। देखो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।